Hello students, welcome to our channel Enrich Minds. I am Preksha Jain, back with class 7 science. Today we are going to study the last chapter, chapter 18, वेस्ट वाटर स्टोरी. सो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं वेस्ट वाटर की क्या स्टोरी है. वाटर के बारे में तो आपने पढ़ा हुआ है ना ऑलरेडी एक चैप्टर में. यहाँ पर हम देखते हैं वेस्ट वाटर क्या है. अब ऑल ऑफ अस यूज वाटर इन अवर होम्स एंड मेक इट डर्टी. सो हम वाटर यूज करते हैं घर पे एंड उसको डर्टी कर देते हैं, गंदा कर देते हैं. डर्टी, आर यू सरप्राइज? सो आप अगर सरप्राइज हो रहे हो कि आप कैसे उसको डर्टी करते हो. Rich in leather, mixed with oil, black brown water that goes down the drain from sinks, showers, toilets, laundries is dirty. So जो भी water है leather में mix after washing, bathing या फिर किचन से जो वेस्ट वाटर जा रहा है वो सारा क्या है, डर्टी है, गंदा है वाटर. इट इज कॉल्ड वेस्ट वाटर, इसीलिए उसको क्या बोला हुआ है, वेस्ट वाटर. दिस यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड. बट ये जो वेस्ट वाटर है ना, यूज्ड किया हुआ है, उसको भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी मस्ट क्लीन इट अप बाय रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स. सो हम उसे क्लीन कर सकते हैं उसमें से पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करके. Have you ever thought where the waste water goes and what happens to it? आपके माइंड में कभी आया है कि जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप उसको क्लीन कर सकते हो पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करके. सो ये वेस्ट जो वाटर है वो जाता कहाँ है एंड इसके साथ क्या होता है. तो आगे हम देखते हैं कि वेस्ट वाटर का क्या होता है. तो वाटर अवर लाइफ लाइन. वाटर क्या है, हमारी लाइफ लाइन है, प्रेशियस रिसोर्स है ना, तो लाइफ लाइन है हमारी. क्लीन वाटर इज अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग. सो ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक नीड है वाटर तो है, बट साथ साथ क्या है, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्लीन वाटर इंपॉर्टेंट है उसके लिए. लेट अस मेक अ माइंड मैप ऑफ द मेनी यूजेस ऑफ क्लीन वाटर. सो हम क्लीन वाटर के यूजेस देखते हैं क्या क्या है. एक्टिविटी 18.1 में है, वी हैव गिवन वन एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ क्लीन वाटर, यू कैन ऐड मेनी मोर. सो क्लीन वाटर के यूज़ बहुत सिंपल है. हमें डेली लाइफ में कहाँ कहाँ हम क्लीन वाटर यूज़ करते हैं वो आपको मेंशन करना है. सो यहाँ पर ये 3 कॉलम्स जो एम्प्टी हैं यहाँ पर आप फिलअप करोगे. एक यूज़ दिया हुआ है जो सबसे कॉमन यूज़ है, ड्रिंकिंग पर्पस. तो बाकी के 3 यूजेस यहाँ पर आप ऐड करोगे. Clean water that is fit for use is unfortunately not available to all. So clean water fit है, मतलब वो तो आपको पता है कि क्लीन वाटर जो है वो ड्रिंकिंग के लिए फिट है एंड यूज के लिए फिट है, बट वो क्लीन वाटर जो है ना वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है. इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 बिलियन ऑफ पीपल हैव नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर. सो 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको ये क्लीन वाटर मिल ही नहीं रहा है. So, आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा कि अगर क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है. तो वो हमें आगे पता चलेगा कि क्लीन वाटर नहीं मिलने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. दिस अकाउंट्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिसीज एंड इवन डेथ. सो क्लीन वाटर नहीं मिलने से क्या होता है, डिसीजेज होती हैं एंड अल्टीमेटली क्या हो जाती है, डेथ. पीपल इवन चिल्ड्रन वॉक फॉर सेवरल किलोमीटर टू कलेक्ट क्लीन वाटर एज यू रीड इन चैप्टर 16. सो हमने चैप्टर 16 में जहाँ वाटर के बारे में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, वहाँ पर ये भी था ना कि कैसे चिल्ड्रंस किलोमीटर्स तक वाटर लेने के लिए जाते हैं. सो वो उसके वजह से क्या होता है ना, वो अपनी स्टडीज़ अफेक्ट होती हैं, बिकॉज वो इतना टाइम इसी चीज़ में कंज्यूम हो जाता है तो उनको स्टडीज़ के लिए प्रॉपर टाइम ही नहीं मिलता है. इट नॉट अ सीरियस मैटर फॉर ह्यूमन डिग्निटी. सो ये क्या ह्यूमन की डिग्निटी के ऊपर एक सीरियस मैटर है ना, क्योंकि देखो कि एक प्लेस पर तो देखो सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, बट हमें जो रिसोर्सेज मिल रहा है हम उसका इतना ओवर यूज़ कर लेते हैं कि जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं वो अपनी एजुकेशन भी नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो बेसिक रिसोर्सेज कलेक्ट करने में ही इतना बिजी हैं कि वो एजुकेशन जैसा एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट वो क्या है, वो नहीं एक्वायर कर पाते. You have studied in chapter 16 about the increasing scarcity of fresh water due to population growth, pollution, industrial development, mismanagement and other factors. तो हमने चैप्टर 16 में पढ़ा हुआ है कि वाटर स्कैरसिटी के रीजंस क्या क्या हैं, जो वाटर की कमी हो रही है. सो वो उसके रीज़न क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या है कि हर एक पर्सन तक वाटर की डिमांड बढ़ रही है.
पर पर्सन वाटर की डिमांड बढ़ेगी तो वाटर की स्कैरसिटी होगी, वाटर का कम होगा। देन पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूट हो रहा है जिसकी वजह से फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है तो इंडस्ट्री में भी क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। देन मिसमैनेजमेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट ही है कि अगर रेन हो रही है उस पर्टिकुलर एरिया में, स्टिल वहाँ पे वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, उस कंडीशन में भी क्या होती है, वाटर स्कैरसिटी होती है। Realizing the urgency of the situation, on the World Water Day on 22nd March 2005, the General Assembly of the United Nations proclaimed that period 2005 to 2015 as the International Decade for Acting on Water for Life. ये जो वाटर की सिचुएशन हो रही थी ना कि स्कार्सिटी हो रही है और ये सारा जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी वाटर की वजह से, उसके लिए जो वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने क्या किया, 2005 से लेके 2015 10 ईयर्स के पीरियड को क्या बोलते हैं, डिकेड। उन्होंने ये पूरा जो डिकेड था 2005 से लेके 15 तक का, उसे पूरा वाटर डिकेड डिक्लेयर कर दिया, वाटर फॉर लाइफ, जिसमें क्या किया गया वो देखते हैं हम। ऑल एफर्ट्स मेड ड्यूरिंग दिस डिकेड aim to reduce by half the number of people who do not have access to safe drinking water। एंड ये वाटर फॉर लाइफ डिकेड डिक्लेयर करने का रीज़न क्या था, उसका मेन एम ये था कि अबाउट 1 मिलियन पीपल को अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट इस डिकेड में 500,000 लोगों तक तो ये क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो पहुंचाया जा सके। There has been perceptible progress in the direction of the aim, but still there is a lot to achieve। ये जो एम था कि एटलीस्ट 500,000 लोगों तक क्लीन वाटर पहुंचाया जाए, वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हुई उसमें, बट स्टिल 500,000 लोग तो फिर भी रह जाते हैं ना, तो और प्रोग्रेस के जो चांसेस थे वो बाकी थे। Cleaning of water is a process of removing pollutants before it enter a water body or is reused। Cleaning of water क्या प्रोसेस है कि जो वेस्ट वाटर है ना, उसको किसी भी वाटर बॉडी में डंप करने से पहले, उसको वहाँ पहुँचाने से पहले उसमें से पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर लेना। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट। एंड ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोल देते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट, बिकॉज सीवेज वाटर जो है, जो डर्टी वाटर है, उसको रिवर या पॉन्ड या फिर सी में जाने से पहले, डंप करने से पहले क्या कर लेते हैं, उसमें से जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसको ट्रीट कर लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है। इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेजेस। एंड ये जो प्रोसेस है ना सीवेज ट्रीटमेंट की, बहुत सारी स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जो कि हमें आगे ये टॉपिक आएगा। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सीवेज, सीवेज है क्या एक्चुअल में। तो सीवेज इज वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड अदर यूजर्स। सिंपली जो वेस्ट वाटर आ रहा है थ्रू आउट, कि होम से भी आ रहा है, इंडस्ट्री से भी आता है, इवन ऑफिस एंड हॉस्पिटल से भी क्या है, वेस्ट वाटर आ रहा है। काफ़ी और दूसरे रिसोर्सेज भी हैं कि जो रोड पे वाटर फ्लो होता है, एक बार आफ्टर रेन या फिर कोई टैंक के ख़राब हो जाने से, पाइपलाइंस फूट जाने से जो वेस्ट वाटर है रोड्स पे आ जाता है, तो रोड पे क्या पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं, वो उसमें मिक्स हो जाएंगे, देन वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो पूरा वेस्ट वाटर है ना, उसी को क्या बोलते हैं, सीवेज। It also includes rainwater that has run down the street during a storm or heavy rain। यहाँ पर आ ही गया है कि जो रेन वाटर है स्ट्रीट से पास होके फिर रिवर में या ड्रेन्स में चला जाता है, वो भी क्या है, सीवेज वाटर है। The water that washes off roads and rooftop carries harmful substance with it। ये जो रेन वाटर है रोड से या रूफ टॉप से जाने के बाद, इसमें क्या होता है ना, हार्मफुल केमिकल्स या फिर सब्सटेंसेस जो कि पॉल्यूटेंट्स बोल सकते हैं हम, वो मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए ये वाटर भी क्या है, पॉल्यूटेड वाटर हो जाता है एंड सीवेज की कैटेगरी में आता है। सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट, एंड सीवेज सिंपली क्या है, लिक्विड वेस्ट है, क्योंकि वो वाटर के साथ मिक्स है। मोस्ट ऑफ इट इज वाटर विच हैज डिसॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। एंड उस सीवेज में क्या है, मोस्टली अमाउंट ऑफ क्या है, वाटर है। वाटर के साथ साथ और क्या है, जो उसको इम्प्योर कर रहा है, उसको सीवेज बना रहा है। डिसॉल्व इम्प्योरिटीज़ हैं कुछ जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, मिक्सअप प्रॉपरली हो जाती हैं, एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है जो उसमें फ्लोट करती रहती हैं, डिसॉल्व नहीं होती हैं प्रॉपरली। Then next है activity 18.2,
Locate an open drain near your home, school or on the roadside and inspect water flowing through it. In case अगर आपने ड्रेन नहीं देखी है कभी, जो जहाँ से वेस्ट वाटर हाउसेज एंड बिल्डिंग से जाता है, सो अपने घर के आसपास या फिर स्कूल में या लोकेलिटी में कहीं आपको ओपन ड्रेन दिखे तो एक बार ऑब्जर्व करना, बट उस टाइम पे सेफ्टी ये रखना है कि आप फेस आपका कवर्ड हो, मास्क एंड आईज, बिकॉज उसमें क्या होता है ना, हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं एंड ऑब्वियसली वो पॉल्यूटेड है तो उसमें पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमें हार्म कर सकते हैं। तो इनकेस अगर आप ड्रेन को ऑब्जर्व करने जा रहे हो ना तो प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ जाना है। देन यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ड्रेन ऑब्जर्व करना है। क्यों ऑब्जर्व करना है? रिकॉर्ड कलर, ऑर्डर एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन। सो उस ड्रेन में क्या ऑब्जर्व करना है आपको? उसका कलर, वाटर उसका जो कलर रहेगा वो जनरली आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ग्रेश ब्लैक इस टाइप से कलर होता है। देन ऑर्डर जो है तो फाउल स्मेलिंग, बेकार स्मेल आती, ऑब्वियस है, सीवेज वाटर है, गंदा पानी है, अच्छी स्मेल फ्रेगनेंस तो आएगी नहीं, बेकारी स्मेल आएगी। देन एनी अदर ऑब्जर्वेशन, अगर आप कुछ करते हो कि क्या उसमें इम्प्योरिटीज आपको दिख रही हैं जनरली, सो वो आपको नोट डाउन करना है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर्स एंड फिल अप द फॉलोइंग टेबल 18.1। सो इसको अपने फ्रेंड्स एंड टीचर्स के साथ डिस्कस करके ना ये 18.1 टेबल को फिल करना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? टाइप ऑफ सीवेज, दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर टाइप के सीवेज को क्या नेम दिया हुआ है। देन पॉइंट ऑफ ओरिजिन, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है। यहाँ पर आप लिखोगे मेन क्या कंटेमिनेंट्स उसमें प्रेजेंट है, क्या इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, और एनी अदर रिमार्क। तो ये बहुत कॉमन है, अपने किचन में क्या वेस्ट होता है, क्या उसमें कंटेमिनेंट्स होते हैं, वो तो डस्टबिन में या फिर आप जब डंप करते हो उस टाइम भी देख के आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। We know that sewage is a complex mixture containing suspended solids, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। तो सीवेज क्या है? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर क्यों है? अब उसमें डिजॉल्व्ड सॉलिड्स भी हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स भी हैं, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, सेप्रोफाइट्स हैं एंड डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स भी हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं तो वो मिक्सचर को क्या बना देते हैं? कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। These includes the following। अब यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है कि कौन से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज या फिर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी के फॉर्म में क्या प्रेजेंट है? ह्यूमन फेसेस, एनिमल वेस्ट, तो ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड ह्यूमन वेस्ट जो है वो एंड एनिमल वेस्ट, ये दोनों ही ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी की कैटेगरी में आते हैं। देन उसके बाद और क्या है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में? ऑयल, यूरिया, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर कुछ जो वेस्ट है वो टॉयलेट से आ रहा है, कुछ किचन से आता है एंड सम फ्रॉम फील्ड्स। ऑर्गेनिक वेस्ट के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। देन उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में इंक्लूड है नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एंड मेटल। तो ये भी क्या है, कई बार सॉइल में प्रेजेंट होते हैं या फिर हम जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अपने होम पे तो उनमें कुछ केमिकल्स होते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट है तो वहाँ से ज़्यादा कॉमन है नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स और दूसरे मेटल्स जो हैं। उसके बाद आता है क्या? न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है जनरली? फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन इन लार्ज अमाउंट। बाकी अगर कुछ है भी तो वो बहुत कम अमाउंट में है या फिर पॉल्यूटेंट नहीं है। देन बैक्टीरियाज कौन से होते हैं? such as Vibrio cholera which causes cholera and Salmonella paratyphi which causes typhoid। तो दो बैक्टीरिया जो कॉमनली प्रेजेंट होते हैं सीवेज वाटर में वो है कोलेरा एंड साल्मोनेला पैराटाइफी। तो कोलेरा, विब्रियो कोलेरी एक बैक्टीरिया है जिससे क्या कॉज होता है? कोलेरा। डिसीज का नेम क्या है? कोलेरा, जो कि पॉल्यूटेड वाटर से होती है। एंड सेम साल्मोनेला पैराटाइफी है जिससे डिसीज होती है क्या? टाइफाइड। फाइन। नेक्स्ट अदर माइक्रोब्स में आ जाते हैं सच एज प्रोटोजोन्स विच कॉजेज डाइसेंट्री। सो एंड कुछ प्रोटोजोन्स भी प्रेजेंट होते हैं पॉल्यूटेड वाटर में जिससे कि होती है क्या? डाइसेंट्री। यहाँ पर ये क्वेश्चन आते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना बैक्टीरिया से रिलेटेड कि नेम एनी टू डिसीज विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो आप यहाँ लिख सकते हो आंसर क्या? टाइफाइड एंड कोलेरा। नेम अ डिसीज विच इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स, तो क्या हो जाएगा? डाइसेंट्री। इन केस एग्जाम्पल आ गया नेम एनी वन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पर आपको बैक्टीरिया के नेम भी दिए हुए हैं। सिर्फ ये नहीं देखना है कि ये पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है, बट पर्टिकुलर बैक्टीरिया से पर्टिकुलर डिसीज का नेम भी दिया हुआ है, तो वो भी हमें पता होना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर फ्रेशन्स अप
एन इवेंटफुल जर्नी। तो वाटर क्या है, फ्रेश हो सकता है, तो ये अच्छी इवेंटफुल जर्नी है, मतलब कि ये जो पूरी स्टेप है जहाँ से वेस्ट वाटर जो है वो फिर से क्लीन वाटर में कन्वर्ट होता है, वो पूरी जर्नी हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। In a home or a public building, generally one set of pipes bring clean water and another set of pipe take away waste water. So जो buildings हैं या फिर home है वहाँ पर क्या होता है ना कि क्लीन वाटर है वो वन सेट ऑफ पाइप से आ रहा है, एंड जो डर्टी वाटर है, वेस्ट वाटर है, वो दूसरे सेट ऑफ पाइप से बाहर जा रहा है। इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड। सो अगर आप इमेजिन करो कि आप ग्राउंड के अंदर भी देख सकते हो, वी वुड सी अ नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप। तो अगर आप ग्राउंड के अंदर देख सकते हैं ना, तो आप क्या ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये जो बिग और स्मॉल पाइप का नेटवर्क है ना, वो उसे क्या बोलते हैं, कॉल्ड सीवर्स। सो ये जो स्मॉल एंड बिग पाइप का नेटवर्क है जो कि वेस्ट वाटर लेके जा रहा है, उसे क्या बोला जाता है, सीवर्स। फॉर्मिंग द सीवरेज, एंड वो क्या बनाता है, सीवरेज बनाता है। दैट मीन्स कि पूरा जो नेटवर्क है स्मॉल एंड लार्ज पाइप का, जो कि क्या कैरी कर रहे हैं, वेस्ट वाटर कैरी कर रहे हैं, उसे बोलते हैं क्या, सीवरेज। It is like a transport system that carries sewage from the point of being produced to the point of disposal, that is treatment plant। तो ये क्या है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे है, ये वेस्ट वाटर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहा है। कौन से पॉइंट से, जहाँ पर वो ओरिजिनेट हो रहा है, होम्स हुए, बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो ये यहाँ पर ओरिजिनेट हो रहा है, एंड लेके कहाँ जा रहे हैं, डेस्टिनेशन क्या है, ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ की वेस्ट वाटर को क्लीन वाटर में कन्वर्ट किया जाएगा। मैनहोल्स आर लोकेटेड एट एवरी 50 मीटर to 60 meter in the sewerage at the junction of two or more sewers and at point where there is a change in directions। तो रोड्स पे आपने कई बार देखा होगा ना, मैनहोल्स प्रेजेंट होते हैं, जनरली स्क्वायर या सर्कल शेप का उसका लिड होता है। सो ये हर 50 और 60 मीटर की डिस्टेंस पर होते हैं, एंड कई बार 50-60 मीटर का डिस्टेंस तो ठीक ही है, उसके अलावा भी जहाँ पर जॉइंट्स हैं या फिर टर्निंग्स हैं या फिर बहुत सारे सीवरेज पाइप आके जॉइंट हो रहे हैं, उस कंडीशन में भी वहाँ पर मैनहोल्स प्रेजेंट होते हैं। फाइन, नेक्स्ट एक्टिविटी है 18.3। इसमें क्या है देखते हैं। स्टडी द सीवेज रूट इन योर होम, स्कूल, बिल्डिंग्स, डू द फॉलोइंग। तो सीवरेज रूट है उसको स्टडी करना है अपनी लोकेलिटी में, घर पे, बिल्डिंग में या फिर स्कूल में, एंड उसके बाद यहाँ पे जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स लिखना है। मेक अ लाइन डायग्राम टू द सीवेज रूट ऑफ द सीवेज रूट। तो ये सीवेज रूट जो आप स्टडी करोगे ना, उसका एक लाइन डायग्राम बनाना है। सेकेंड चीज़ क्या करनी है, वॉक डाउन द स्ट्रीट और सर्वे द कैंपस टू फाइंड द नंबर ऑफ मैनहोल्स। तो अपनी लोकेलिटी में जो स्ट्रीट पे जाके सर्च करना है नंबर ऑफ मैनहोल्स कितने हैं। देन इफ पॉसिबल ऑब्जर्व ओपन ड्रेन एंड रिकॉर्ड विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एंड अराउंड इट। सो अगर पॉसिबल है तो एक ओपन ड्रेन को जाके ऑब्जर्व करना है कि उसमें कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। In case you do not have a sewerage system in your locality, find out how sewage is being disposed of। So in case अगर आपको ऐसा लगे कि आपके एरिया में जो सीवरेज है या आपने इन्फॉर्मेशन ली तो वहाँ से पता चला कि यहाँ पर इस लोकेलिटी में सीवरेज सिस्टम नहीं है, तो आप फ्री नहीं हो जाते हो। यहाँ पर आपके लिए दूसरा टास्क ये है कि आप फिर पता करो कि अगर यहाँ पर सीवरेज सिस्टम नहीं है तो कैसे जो वेस्ट है उसको डिस्पोज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। सो पॉल्यूटेड वाटर को कैसे ट्रीट करते हैं, ये जो इवेंटफुल जर्नी है उसकी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उस प्रोसेस को समझने के लिए जो कि ट्रीटमेंट प्लांट्स में जनरली की जाती है। ट्रीटमेंट प्लांट में क्या है, जो वेस्ट वाटर है उसको क्लीन वाटर में कन्वर्ट किया जाता है ना, तो वो पूरी प्रोसेस यहाँ पर गिवन है 18.4 एक्टिविटी में। सो हम देखते हैं स्टार्टिंग से। डिवाइड योरसेल्फ इनटू ग्रुप्स टू परफॉर्म द एक्टिविटी। सो आपको क्या करना है, इसके लिए अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइड करना है एंड एक्टिविटी को स्टार्ट करना है। देन उसके पहले एक और इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एट ईच स्टेज। तो जो हम यहाँ पर अभी स्टेज पढ़ने वाले हैं ना, तो हर एक स्टेज के बाद आपको अपना ऑब्जर्वेशन नोट डाउन भी करना है अगर आप ये परफॉर्म करते हो तो।
Fill a large glass jar 3/4 full of water. Add some dirty organic matter such as grass pieces or orange peel, a small amount of detergent and a few drops of an ink or any color. So क्या करना है, एक जार में 3/4 वाटर उसमें फिल करना है. देन उसमें कुछ डर्टी ऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक मैटर है. ऑर्गेनिक मैटर में क्या ले सकते हैं, ग्रास के पीसेज हैं या फिर ऑरेंज का जो पील है वो ले सकते हो. फिर उसके बाद और क्या ऐड करना है, उसमें डिटर्जेंट ऐड करना है एंड इंक या फिर कोई फूड कलर ऐड करना है. Cap the jar, shake it well and let the mixture stand in the sun for 2 days. तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद जो जार रहेगा ना कंटेनर, उसको लिड प्रॉपरली लगा के प्रॉपरली शेक करना है, जिससे कि क्या हो, जो भी इम्प्योरिटीज़ आपने डाली हैं वो मिक्सअप हो जाए. तो इम्प्योरिटीज़ मिक्सअप होने के बाद प्रॉपरली उस कंटेनर को सन में रख देना है, बाहर ओपन ग्राउंड में रख देना है, जिससे कि सनलाइट उस पर आए. After 2 days, shake the mixture and pour a small sample into test tube. Label this test tube before treatment or sample 1. How does it smell? Then जो सन में रखा हुआ था exposed एक कंटेनर, उसको फिर से शेक करना है 2 दिन के बाद. एंड शेक करने के बाद एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सैंपल निकालना है. एंड ये सैंपल कौन सा है, बिफोर ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ क्या किया है, हमने इम्प्योरिटीज ऐड किया है. तो इस पर या तो बिफोर ट्रीटमेंट और सैंपल 1 नोट डाउन करना है. और ऑब्जर्वेशन क्या देखना है यहाँ पर कि उस अनट्रीटेड सैंपल में स्मेल कैसी आ रही है. तो स्मेल जो आएगी ना, फाउल स्मेलिंग, बिकॉज जब इम्प्योरिटीज़ वाटर के साथ मिलेंगे एंड 2 दिन तक धूप में रखे रहेंगे तो उसमें क्या होगा, स्मेल आने लगती है. यूज एन एरेटर फ्रॉम एन एक्वेरियम टू बबल एयर थ्रू द सैंपल इन द ग्लास जार. उसके बाद क्या करना है, ये जो अनट्रीटेड सैंपल है ना उसको जार में ही रखे रहने देना है एंड एरेटर का यूज़ करके एयर सप्लाई करना है उसमें. एरेटर क्या है आपको एक्वेरियम से मिल जाता है. Allow several hours for aeration and ये जो एरेशन है वो कुछ टाइम के लिए करना है. Leave the aerator attached overnight. So कुछ टाइम के लिए एरेशन की प्रोसेस कंटिन्यू करना है एंड उसको फिर ओवरनाइट के लिए अटैच्ड या फिर कनेक्टेड ही रख देना है. If you do not have an aerator, use a mechanical stirrer or a mixer. So अगर एरेटर नहीं मिल रहा है, एक्वेरियम नहीं है आपके लोकेलिटी में, तो उसके लिए क्या करो, मैकेनिकल स्टिरर या फिर मिक्सर ग्राइंडर टाइप चीज़ें जो होती है ना, जो मैकेनिकल स्टिरर अलग से आता है जो आपको स्कूल की लैबोरेटरी में मिलेगा. सो उसका यूज़ करके उसको प्रॉपरली मिक्स करना है. यू मे हैव टू स्टिर इट सेवरल टाइम्स. तो आपको क्या है ना, उसको काफ़ी बार स्टिर करना पड़ेगा. द नेक्स्ट डे व्हेन एरेशन इज कंप्लीट, pour another sample into a second test tube. Label it as after aeration sample 2. So aeration के बाद क्या देखना है, वो सैंपल लेके उस सैंपल पे क्या लिखना है, सैंपल 2 या फिर आफ्टर एरेशन, एंड चेंजेस ऑब्जर्व करने हैं. सो एक क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि एरेशन से क्या होगा. तो एरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि वाटर को क्लैरिफाई किया जाता है. दैट मीन्स कि जब डर्टी वाटर है उसमें एयर एंटर होती है तो एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है. एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो वो क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उसको कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे कि वाटर जो है थोड़ा सा क्लीन हो जाता है. तो सैंपल 2 के बाद जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो क्या आएगा, ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, जो कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो सॉलिड वेस्ट है या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका अमाउंट कम होने लगेगा. Fold a piece of filter paper to form a cone. Then third step में सैंपल 2 के बाद क्या करना है, हमको एक कोन लेना है, एक फिल्टर पेपर लेना है, उससे कोन बनाना है. Then wet the paper with tap water and then insert the cone in a funnel. And उसके बाद उस कोन को टैप वाटर से मॉइस्ट करना है, गीला करना है एंड उसे फनल में रखना है. And then insert the cone in a funnel. तो कोन को कहाँ रखना है, फनल में. Mount the funnel on a support as you have learned in class 6. So अगर आपने क्लास 6 का याद नहीं आ रहा है ना, तो 18.2 फिगर में देखो कि फनल को ऐसे बीकर के ऊपर प्लेस करना है. Place layer of sand, fine gravel and finally medium gravel in the funnel. So जो funnel है उसमें क्या डालना है, sand, fine gravel and थोड़े से large size के gravels.
An actual filtration plant does not use filter paper, but the sand filter is several meter deep. So जो filtration plants होते हैं ना, वो filter paper use नहीं करते, because जो water की clean किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा amount में होता है, तो उस condition में filter paper का use करना suitable नहीं है. तो अब filter paper की place पे क्या use होता है, यहाँ पर sand की several layers होती है, तो जिसकी हेल्प से वाटर और इजीली क्लैरिफाई किया जा सकता है. Pour the remaining aerated liquid through the filter into the beaker. Do not allow the liquid to spill over the filter. तो उसके बाद क्या करना है, ये प्रॉपर जो सैंड एंड ग्रेवल का अरेंजमेंट करके जो एरेटेड वाटर था उसको उसमें वहाँ पर पोर कर देना है फनल में, एंड फनल से क्या होगा, वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे बीकर में कलेक्ट हो जाएगा. बट ये इतना केयरफुली करना है कि वाटर स्पिल ओवर ना हो. If the filtered liquid is not clear, filter it a few times till you get clear water. So यहाँ पर एक बार फिल्टर करने के बाद इनकेस अगर आपको नहीं मिल रहा है क्लीन वाटर या फिल्टर वाटर, तो उसको बार बार और क्लीन करना है. Pour a sample of the filtered water into a third test tube labeled filtered or sample 3. So ये जो फिल्टर वाटर बीकर में कलेक्ट हुआ है उसको एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में रखना है, एंड उसका क्या नेम देना है, filtered or sample 3. Pour another sample of the filtered water into a fourth test tube. And ये जो filter water आया था ना उसको एक और टेस्ट ट्यूब में रखना है, जिसका नेम क्या देना है, फोर्थ टेस्ट ट्यूब, उस पर लेबलिंग करनी है. Add a small piece of a chlorine tablet. Mix well until the water is clear. And ये वो जो फोर्थ टेस्ट ट्यूब रहेगी उसमें क्लोरीन की टैबलेट ऐड करना है, एंड तब तक ऑब्जर्व करना है जब तक मिक्स करना है उसको प्रॉपरली, जब तक वाटर जो है वो क्लियर ना हो जाए. लेबल द टेस्ट ट्यूब क्लोरीनेटेड और सैम्पल 4, एंड उस टेस्ट ट्यूब को क्या लेबलिंग करना है, सैम्पल 4 या फिर क्लोरीनेटेड. सो यहाँ पर आपके माइंड में ये चीज़ समझ आ जाना चाहिए कि क्लोरीन ऐड करने से क्या हो रहा है, वाटर क्लियर हो रहा है. एंड इनकेस नहीं पता है तो क्लोरीन जो होती है वो ब्लीचिंग एजेंट है. ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं, जो कोई भी कलर को रिमूव कर देते हैं, मतलब कलरलेस बना देते हैं कोई भी कलरफुल ऑब्जेक्ट को भी. तो यहाँ पर क्लोरीन का फंक्शन क्या रहेगा, जो वाटर का कलर चेंज हो गया है उसको अगेन ट्रांसपेरेंट कर देना. लेबल द टेस्ट ट्यूब क्लोरीनेटेड एंड सैंपल 4. सो ये जो टेस्ट ट्यूब थी वो लेबलिंग भी हो गई. ऑब्जर्व केयरफुली द सैंपल्स इन ऑल द टेस्ट ट्यूब. डू नॉट टेस्ट, जस्ट स्मेल देम. सो जो चारों टेस्ट ट्यूब आपने लेबल किए ना यहाँ से, बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर एयरेशन, फिल्टर्ड एंड क्लोरीनेटेड, ये चारों टेस्ट ट्यूब को प्रॉपरली स्टडी करना है. डू नॉट टेस्ट, उसको टेस्ट गलती से भी नहीं करना, बिकॉज क्या है, डर्टी वाटर है ना, गंदा पानी है, सो उसको टेस्ट नहीं करना है, सिर्फ स्मेल से आइडेंटिफाई करना है एंड इन क्वेश्चंस के आंसर देना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड यू ऑब्जर्व इन द अपीयरेंस ऑफ द लिक्विड आफ्टर एरेशन. तो अपीयरेंस में क्या चेंज आता है एरेशन के बाद, तो एरेशन से क्या हो रहा है, एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है. एरोबिक बैक्टीरिया क्या कंज्यूम कर लेते हैं, जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं जनरली उसको कंज्यूम कर लेते हैं. उसको कंज्यूम करने से क्या होता है ना कि वाटर में कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्लाइटली कलर में चेंज आता है. तो यहाँ पे अपीयरेंस में क्या हो रहा है, कलर इज चेंज्ड. सेकेंड क्वेश्चन है, डिड एरेशन चेंज द ऑर्डर. तो एरेशन से ऑर्डर में चेंज आता है. ऑर्डर मीन्स स्मेल जो उसकी है उसमें कोई चेंज आता है क्या. सो यस, एरेशन के बाद क्या होता है ना कि वेस्ट मटेरियल थोड़ा सा कम हो जाता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, स्लाइट चेंज इन द ऑर्डर. थर्ड वन इज विच वॉज रिमूव्ड बाय द सेंट फिल्टर. व्हाट वॉज रिमूव्ड बाय सेंट फिल्टर. तो सेंट फिल्टर जो लगाए जाते हैं वो क्या रिमूव करते हैं, ये जो सॉलिड इम्प्योरिटीज है या पीसेज है मेटल्स के, ये सारी चीज़ें कहाँ पर रिमूव होती हैं, सेंट फिल्टर्स में. डिड क्लोरीन रिमूव द कलर. सो क्लोरीन कलर रिमूव कर रहा है क्या, तो ऑब्वियसली यस, हमने अभी ही पढ़ा है कि क्लोरीन ऐड करने के बाद जब तक मिक्स करते हैं जब तक कि क्या हो, वाटर क्लियर ना दिखने लगे. क्लियर दिखने का मतलब क्या है, कलर को रिमूव कर रहा है वो. डिड क्लोरीन हैव एन ऑर्डर, वॉज इट वर्स देन दैट ऑफ द वेस्ट वाटर. सो क्लोरीन में ऑर्डर या स्मेल होती है, ये तो ट्रू है, बट वो वेस्ट वाटर से बुरा नहीं होता, बिकॉज वेस्ट वाटर इज द वर्स्ट. उसकी स्मेल जो रहेगी वो अनबियरेबल हो जाती है. अब नेक्स्ट टॉपिक है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. सो यहाँ पर जो हमने स्मॉल स्केल पे देखा ना कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है, वही देखते हैं हम लार्ज स्केल पर. वेस्ट जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं
उसमें क्या फंक्शनिंग होती है, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस which remove physical, chemical and biological matter that contaminates the wastewater. So मेनली ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं इनमें कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, तो अलग अलग स्टेप्स हैं, वो फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं या फिर बायोलॉजिकल हो सकती हैं। एंड रिमूव क्या कर रहे हैं, ये तीनों टाइप का ही जो मैटर है, वेस्ट है, उसको रिमूव करते हैं, आइदर फिजिकल हो या केमिकल हो या फिर बायोलॉजिकल हो। ये तीनों टाइप का जो पॉल्यूरेंट्स है उसको रिमूव करते हैं। अब ये जो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं ये हमें यहाँ पर आएंगे, जो मल्टीपल स्टेप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, वाटर इज पास्ड थ्रू बार स्क्रीन, लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक रैग्स, स्टिक्स, कैन, प्लास्टिक पैकेट, नैपकिन्स आर रिमूव। तो यहाँ पर क्या है, वेस्ट वाटर को एक बार स्क्रीन से पास किया जाता है एंड जितने भी ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो उस बार स्क्रीन पे जाके अटैच हो जाती हैं, वाटर फ्लो हो जाता है आगे। 18.3 में दिख भी रहा है कि कैसे बार स्क्रीन से वाटर फ्लो हो जाता है एंड इम्प्योरिटीज वहाँ पर आके अटक जाते हैं। नेक्स्ट है, वाटर देन गोज टू अ ग्रिड एंड सैंड रिमूवल टैंक, द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज्ड टू अलाउ सैंड, ग्रिड एंड पेबल्स टू सेटल डाउन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि वाटर को एक सैंड रिमूवल टैंक में भेजा जाता है जहाँ पर वाटर की स्पीड, जो फ्लोइंग स्पीड है ना उसको डिक्रीज़ कर देते हैं। वो फ्लोइंग स्पीड को डिक्रीज़ क्यों करते हैं, जिससे वाटर में जो भी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है जैसे कि सॉइल है, सैंड है, पेबल्स हैं, वो सेटल डाउन हो जाए। अगर फास्ट स्पीड में जाएंगे तो वो उसमें ही सस्पेंडेड रहेंगे, बट अगर स्लो स्पीड में जाएंगे तो क्या होगा, बॉटम पे सेटल होते जाएंगे। देन थर्ड स्टेप आती है इसमें, द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक विच इज स्लॉप्ड टुवर्ड्स द मिडिल। सो ये जो थर्ड स्टेप है ना इसमें वाटर को सेटल होने दिया जाता है। सेटल होने का सिग्निफिकेंस क्या है, जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं वो बीच में वो नीचे सेटल हो जाती हैं। सॉलिड्स लाइक फेसेस सेटल एट द बॉटम एंड आर रिमूव्ड विथ अ स्क्रैपर। सो जो सॉलिड वेस्ट है, ह्यूमन फेसेस या एनिमल वेस्ट है, वो बॉटम पे जाके सेटल हो जाता है एंड स्क्रैपर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से वो बाहर निकाल दिया जाता है। दिस इज द स्लज, एंड वो क्या होता है, जो सॉलिड वेस्ट है वो स्लज बोलते हैं उसे। अ स्किमर रिमूव द फ्लोटेबल सॉलिड लाइक ऑयल एंड ग्रीस। तो स्किमर एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या रिमूव कर रहा है, फ्लोटेबल सॉलिड्स को रिमूव करता है। फ्लोटेबल सॉलिड्स में क्या आ जाते हैं, ऑयल एंड ग्रीस। वाटर सो क्लियर इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर, एंड इस तरीके से जो वाटर क्लियर होता है ना उसे बोलते हैं क्लैरिफाइड वाटर। द स्लज इज ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट टैंक वेयर इट इज डिकम्पोज्ड बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया। देन स्लज को क्या किया जाता है, एक सेपरेट टैंक में ट्रांसफर कर देते हैं जहाँ पर उसका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है, एनारोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में हो रहा है। The biogas produced in the process can be used as fuel or can be used to produce electricity. अब ये जो डिकम्पोजिशन होता है ना उसके बाद क्या है, बायोगैस प्रोड्यूस हो जाती है। सो वो बायोगैस को क्या एज अ फ्यूल यूज़ कर लेते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एज अ रिसोर्स होता है वो एक। फोर्थ स्टेप आती है फिर, एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। सो अभी स्लज में तो एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो होकर उसको डिकम्पोज कर दिया, बट जो वाटर है उसमें क्या किया जाता है, एयरेशन की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। एयरेशन से क्या होगा, एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी। एरोबिक माइक्रोब क्या करेंगे, हमने अभी जो स्मॉल प्रोसेस पढ़ी थी उसमें भी आया था ना, एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ क्यों होती है, वो वेस्ट मटेरियल को कंज्यूम करते हैं। बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप एंड अदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेनिंग इन क्लैरिफाइड वाटर। सो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना ये क्या कर लेते हैं, जो ह्यूमन वेस्ट है या फिर एनिमल वेस्ट है उसको कंज्यूम कर लेते हैं, अनवांटेड मैटर जो भी प्रेजेंट है उसको क्लियर करते हैं। फिगर 18.6 में एरेटर का फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर देखो वाटर जो है उसको हाई स्पीड में पंप किया जाता है जिससे उसमें एयर की एंट्री होती है, एंड एयर की एंट्री होने से क्या होता है, एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है।
After several hours, the suspended microbes settle at the bottom of the tank as activated sludge. एंड एरेशन के बहुत टाइम बाद क्या होता है कि जो सस्पेंडेड माइक्रोब्स होते हैं ना वो भी बॉटम में सेटल हो जाते हैं. द वाटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप एंड जो टॉप पे वाटर रहता है ना उसको रिमूव कर लिया जाता है. The activated sludge is about 97% water. एंड जो एक्टिवेटेड स्लज होता है ना दैट मीन्स कि माइक्रोब्स के एक्शन के बाद जो स्लज बचता है वो क्या हो गया एक्टिवेटेड स्लज. वो भी क्या है 97% वाटर है. द वाटर इज रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन्स. तो उसमें से वाटर को कैसे रिमूव कर लिया जाता है. सैंड ड्राइंग बेड्स होते हैं या फिर मशीन्स होती हैं बड़ी बड़ी उससे उस स्लज में से वाटर को रिमूव कर लिया जाता है. Dried sludge is used as manure, returning organic matter and nutrient to soil. एंड जो स्लज फिर ड्राई हो जाता है ना जिससे वाटर रिमूव कर देते हैं वो किसका वर्क करता है एक एज अ मैन्योर काम में आता है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है. एंड इवन ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी ये जो मैन्योर है ना ये यूज होता है. द ट्रीटेड water has a very low level of organic material and suspended matter. It is discharged into sea, a river or into the ground. तो ये जो treated water है ना एरेशन के बाद तो उसमें क्या है बहुत ही कम अमाउंट में ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स या फिर इनऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स जो हैं वो बचते हैं. तो फिर उस वाटर को जो है वो सी या फिर रिवर में डिस्चार्ज किया जा सकता है. नेचर क्लीन इट अप फर्दर एंड उसके बाद क्या है नेचर उसको और फर्दर क्लीन कर लेता है. समटाइम्स it may be necessary to disinfect water with chemicals like chlorine and ozone before releasing it into the distribution system. So ये सारी प्रोसेस के बाद भी क्या होता है ना कई बार वाटर को केमिकल से भी ट्रीट करना पड़ता है. केमिकल से ट्रीट क्यों करना है जिससे कि उसमें और जो भी हार्मफुल सब्सटेंस बचे हैं या फिर उसमें जो कलर है या स्मॉल माइक्रोब्स हैं उनसे वो डिसइंफेक्ट हो जाए. इसीलिए क्या है कई बार केमिकल्स का यूज़ भी किया जाता है. सो अब हमने जब ये प्रोसेस पढ़ी तो यहाँ स्टार्टिंग में देखा था ना कि फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं. तो फिजिकल प्रोसेस क्या हो गई एरेटर है तो वो फिजिकल प्रोसेस है. देन सॉलिड जो वेस्ट है उसका बार स्क्रीन की हेल्प से रिमूव कर रहे हैं तो वो भी क्या है एक फिजिकल प्रोसेस है. देन केमिकल को यूज़ करके डिसइंफेक्ट किया जा रहा है क्लोरीन एंड ओजोन का यूज से तो वो क्या हो गई केमिकल प्रोसेस हो गई. एरोबिक एंड एनारोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ हो रही है वो क्या हो गया बायोलॉजिकल प्रोसेस. दैट मीन्स कि वाटर ट्रीटमेंट जो है वो तीनों प्रोसेस के साथ कंप्लीट होता है. नेक्स्ट टॉपिक है बिकम एन एक्टिव सिटीजन. सो एक्टिव सिटीजन से मतलब क्या है क्या होगा एक्टिव सिटीजन बनने से. वेस्ट जनरेशन इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. सो वेस्ट जनरेशन जो है ना वो नेचुरल है. अगर ह्यूमंस हैं तो वेस्ट भी जनरेट होगा. बट वी कैन लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड. सो वेस्ट जनरेशन तो नेचुरल है बट हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम जो टाइप ऑफ वेस्ट है उसको लिमिट कर दें या फिर जितनी लार्ज क्वांटिटी में वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको लिमिट कर दें कि नहीं भाई क्वांटिटी में एक लिमिटेशन लगा दिया जाए कि इससे ज़्यादा वेस्ट ना प्रोड्यूस हो. ऑफन वी हैव बीन रिपेल्ड बाय ऑफेंसिव स्मेल. द साइट ऑफ ओपन ड्रेन इज डिस्गस्टिंग. सो क्या है ना आपने अगर कभी ऑफेंसिव जो गंदी स्मेल होती है वो ऑब्जर्व किया तो क्या रिपेल होते हैं वहाँ पर पास जाना भी नहीं पसंद करते. या फिर ओपन ड्रेन्स होती हैं तो वो देखना भी बहुत ही बेकार है क्योंकि डर्टी वाटर होता है इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा तो दिखता नहीं है. The situation worsens in the rainy season when the drain starts overflowing. So ये situation और बेकार कब हो जाती है जब रेन होती है एंड रेन्स में क्या होता है कई बार अगर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो उसमें ओवरफ्लो होने लगता है. We have to wade through the mud pools on the roads. एंड उस कंडीशन में क्या होता है रोड पे जो मड के पूल्स बन जाते हैं उसमें से निकलना होता है. मोस्ट अनहाइजीनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशन प्रिवेल. एंड इससे क्या राइज होती है अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी कंडीशन क्योंकि अगर आप वहाँ से निकल रहे हो तो उसमें बहुत सारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो आपकी बॉडी पर आ जाएंगे एंड फिर तो डिसीजेस बहुत सारी हो ही सकती हैं. यू कैन बी
फ्लाइज, मस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स ब्रीड इन इट। एंड उस पर क्या होता है, जो फ्लाइज हैं या फिर दूसरे इंसेक्ट्स हैं वो आने लगते हैं, क्योंकि ओपन है, डर्टीनेस है, तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है ना, फ्लाइज, मस्किटोज हैं वो भी आ जाते हैं। You can be an enlightened citizen and approach the municipality or the ग्राम पंचायत। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक एनलाइटेंड सिटीजन के बन के म्यूनसिपैलिटी को अप्रोच कर सकते हो, या फिर ग्राम पंचायत आपकी लोकेलिटी में जो भी है। इनकेस आपके यहाँ बहुत बिल्कुल भी क्लीनलीनेस नहीं है, गार्बेज पड़ा हुआ है रोड पे, ड्रेन्स ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, घर के अंदर नहीं बैठना है कि घर के अंदर क्या किया हमने, तो रूम फ्रेशनर डाल दिया कि बाहर की स्मेल ही नहीं आ रही है, गेट लगा लिए जिससे मस्कीटो नहीं आ रहे, बट कभी तो निकलोगे ना बाहर। तो इसीलिए क्या करना है, म्यूनसिपैलिटी या फिर ग्राम पंचायत को इन्फॉर्म करना है। इंसिस्ट दैट द ओपन ड्रेन्स बी कवर्ड। एंड इंसिस्ट क्या करना है कि जो ओपन ड्रेन्स हैं उनको कवर किया जाए। If the sewage of any particular house makes the neighborhood dirty, you should request them to be more considerate about others' health. So ये तो क्या हुआ, नेचुरल वे से हो रहा है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रेन्स प्रॉपर बनाना, नहीं बनाए उस केस में ओवरफ्लो हो रहे हैं। बट अगर आपके नेबरहुड में भी कोई गार्बेज रोड पे ही थ्रो कर देता है या फिर क्लीन नहीं रख रहा है सोसाइटी को, तो उस कंडीशन में क्या करो, आप उनको रिक्वेस्ट करो कि ये कितना हार्मफुल हो सकता है, तो ऐसा ना करें। अभी पहली क्या बोल रही है, डोंट ऐड टू द लोड ऑफ WWTP। पहली वंडर्स हाउ। सो यहाँ पर WWTP क्या है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सो ये चीज़ क्या है, पहली को समझ नहीं आती है कि डोंट ऐड टू द लोड ऑफ WWTP। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं उन पे एक लोड नहीं क्रिएट करना। यहाँ पर क्या है, हम एक्टिव सिटीजन अगर है ना, तो हम इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ मूव्स ले सकते हैं जिससे हम सोसाइटी को क्लीन रखें या फिर वाटर को क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बूझो भी कुछ बोल रहा है, द वाटर इन अ रिवर इज क्लीन नेचुरली बाय प्रोसेस दैट आर सिमिलर टू दोज अडॉप्टेड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सो जो रिवर वाटर होता है ना, वो भी नेचुरली कैसे क्लीन होता है, कुछ प्रोसेस होती हैं जो कि नेचुरल प्रोसेस हैं, एंड उन प्रोसेस से ये वाटर जो है वो क्लीन हो जाता है। बट अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉल्यूटेंट्स डाले जाएं तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो वाटर भी नेचुरल प्रोसेस उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहेंगी। दैट इज़ वाई वो वेस्ट वाटर जो है उसको डिस्चार्ज करने से पहले हमें ट्रीट करना चाहिए। डिड यू नो, सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट we should plant eucalyptus tree all along sewage pond. This tree absorbs all surplus waste water rapidly and release pure water vapor into the atmosphere. So eucalyptus tree क्या करता है कि जो polluted water है ना उसको absorb करता है, and फिर जो water vapors आते हैं वो तो pure water के होते हैं। That is why eucalyptus tree को plant करना चाहिए अपनी locality में या फिर सीवेज के सराउंडिंग में। नेक्स्ट टॉपिक है बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस। तो घर को कैसे और हम हाइजीनिक कंडीशन में या फिर प्रॉपर हम रख सकते हैं क्लीनलीनेस के साथ। वन ऑफ द वे टू मिनिमाइज और एलिमिनेट वेस्ट एंड पॉल्यूटेंट्स एट देयर सोर्स इज टू सी व्हाट यू आर रिलीजिंग डाउन द ड्रेन। सो कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं हम, सबसे फर्स्ट तरीका तो क्या है मिनिमाइज करने का पॉल्यूटेंट एंड वेस्ट को, कि आपको समझ हो कि वेस्ट जो है अलग अलग वैरायटी का होता है एंड कौन से वेस्ट को कहाँ पर डंप करना है या फिर ड्रेन में डालना है। तो वो देखते हैं कि क्या करते हैं, कुकिंग ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन। तो जो कुकिंग ऑयल है या फैट है, फैटी सब्सटेंस जो है उनको क्या है ड्रेन्स में नहीं डालना चाहिए। दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स। तो उसको ड्रेन में डालने से क्या होगा, पाइप्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। जैसे कि आर्टरीज में होता है ना, ज़्यादा ऑयली फूड कंज्यूम करने से आर्टरीज क्या होती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। वैसे ही यहाँ पर जो पाइप्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे और हार्ड हो जाएंगे। इन एन ओपन ड्रेन द फैट्स क्लॉग द सॉइल पोर्स रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग वाटर। सो अगर ओपन ड्रेन है तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, फैट्स जो होते हैं वो सॉइल के पोर्स को क्लॉग कर देते हैं, एंड सॉइल का पोर्स क्लॉग हो जाते हैं तो जो फिल्टरिंग की प्रोसेस है वो उतनी इफेक्टिव नहीं बचती।
थ्रो ऑयल एंड फैट्स इन द डस्टबिन, इसीलिए जो ऑयल और फैट्स होते हैं उसे डस्टबिन में डंप करना चाहिए। Chemicals like paint, solvent, insecticides, motor oil, medicines may kill microbes that help purify water, so do not throw them down the drain. And chemicals जो होते हैं जैसे कि क्या है, पेंट्स हैं, सॉल्वेंट हैं, इंसेक्टिसाइड है, मोटर ऑयल, तो ये सारे जो केमिकल्स हैं ना, ये भी है वाटर को इम्प्योर करते हैं। एंड वाटर को इम्प्योर क्यों करते हैं? बिकॉज ये उसमें प्रेजेंट माइक्रोब्स को भी किल कर सकते हैं, एंड माइक्रोब्स किल होंगे वहीं वाटर में प्रेजेंट रहेंगे तो वाटर पॉल्यूट रहेगा। सो इसको भी क्या है, डायरेक्टली ड्रेन्स में नहीं डालना चाहिए। थर्ड इज यूज्ड टी लीव्स, सॉलिड फूड रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन सैनिटरी टॉवल्स एक्सेट्रा शुड ऑल्सो बी थ्रोन इन द डस्टबिन। एंड ये जो सॉलिड वेस्ट है इसे भी क्या है, डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए। दीज वेस्ट चोक द ड्रेन्स, they do not allow free flow of oxygen, and in case अगर आप इसको ड्रेन में डाल दोगे, जो सिंक होती है या वॉश बेसिन, वहाँ पर क्या होगा, ये ड्रेन्स को चोक कर लेता है, ब्लॉक कर देता है, एंड वहाँ से जो ऑक्सीजन का फ्री फ्लो है वो नहीं होता। ऑक्सीजन फ्री फ्लो नहीं होगा तो एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे तो वाटर पॉल्यूट रहेगा। दिस हैम्पर्स द डिग्रेडेशन प्रोसेस, एंड ऑक्सीजन नहीं आएगी तो एक और क्या हैम्पर होगा, जो डिग्रेडेशन की प्रोसेस है वो भी हैम्पर होगी। डिग्रेडेशन किसका होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डिग्रेडेशन होता है, सो वो हैम्पर होगा। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी है। इन द ईयर 2016 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड अ न्यू मिशन known as Swachh Bharat, under which a lot of tribes such as proper sewage disposal and providing toilets for everyone has been started. तो स्वच्छ भारत अभियान जो है वो बहुत ही कॉमन एक मिशन था एंड अभी भी इवन फॉलो होता है, जिसके थ्रू क्या था, जिसके अंडर इंडिया को क्लीन एंड ग्रीन करना है। क्लीननेस जो थी वो उसका मेन एम था। तो 2016 में ये इनिशिएट जो था वो स्टार्ट हुआ। अब इसके बारे में जो है आपको और एक पैराग्राफ लिखना है कि स्वच्छ भारत क्या था, उसके क्या बेनिफिट्स थे, क्या उससे लॉस हुए। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आप एक पैराग्राफ नोट डाउन करोगे। नेक्स्ट वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स हैं। A design of a toilet in which human excreta is treated by earthworm has been tested in India. So इंडिया में क्या है, एक टाइप का टॉयलेट का डिज़ाइन है जिसको क्या बोलते हैं, वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। सो ये है, इम्प्लीमेंट हुआ है, इसके ऊपर टेस्टिंग भी हुई। इट हैज़ बीन फाउंड टू बी अ नोबल लो वाटर यूज टॉयलेट फॉर सेफ प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट। एंड इसके अंदर क्या था, जो ह्यूमन वेस्ट है उसका सेफ डिस्पोजल के लिए ये जो टाइप के टॉयलेट्स हैं ये इन्वेंट हुए सिंपली। द ऑपरेशन ऑफ द टॉयलेट इज़ वेरी सिंपल एंड हाइजीनिक, एंड ये जो टॉयलेट्स का ऑपरेशन है दैट मीन्स की कंस्ट्रक्शन एंड बाकी की जो प्रोसेस है वो हाइजीनिक है एंड बहुत सिंपल है। द ह्यूमन एक्सक्रीटा इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू वर्मी केक्स, अ रिसोर्स मच नीडेड फॉर सॉइल। एंड ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है ना वो वर्मी केक्स में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है कि जो वॉशरूम्स हैं वहाँ से डायरेक्टली पाइपलाइंस के थ्रू एक टैंक में ह्यूमन एक्सक्रीटा को कलेक्ट करते हैं एंड वहाँ पर अर्थवर्म को डाल दिया जाता है। अर्थवर्म डालने से क्या होता है, वो जो वेस्ट है वो वर्मी केक्स में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सैनिटेशन एंड डिसीज़। तो सैनिटेशन एंड डिसीज़ का आपस में क्या रिलेशन है। सैनिटेशन प्रॉपर होगा तो डिसीज़ नहीं होंगी, सैनिटेशन नहीं होता है तो डिसीज़ हो जाती है। एक प्रेजेंट है तो दूसरा एब्सेंट रहेगा, एंड अगर एक एब्सेंट है तो दूसरा प्रेजेंट रहेगा। पुअर सैनिटेशन एंड कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज द कॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिसीज। सो सैनिटेशन अगर पुअर है, मतलब प्रॉपर नहीं है, क्लीन नहीं है कंट्री, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कंटामिनेट होगा। अपनी सोसाइटी की ही बात करें अगर हम, या इवन घर पे भी सैनिटेशन नहीं रखोगे आप प्रॉपर, तो क्या होगा, ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेट होगा एंड उस कंडीशन में लार्ज नंबर ऑफ डिसीज होंगी, क्योंकि कंटामिनेटेड वाटर से क्या है, बहुत सारी डिसीज होती हैं। Let us look at our own country. A vast number of our people are still without sewage facilities. Where do they relieve themselves?
अगर हम हमारी कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग एंड ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर ये सीवरेज फैसिलिटी ही नहीं है। अब वो कैसे वहाँ पर प्रॉपरली सर्वाइव कर रहे हैं? A very large fraction of our people defecates in the open. हमारे यहाँ क्या सिचुएशन है ना कि बहुत सारी विलेजेस में लोगों को क्या टॉयलेट्स नहीं है, दैट इज वाई वो डिफेक्ट करने क्या है, ओपन ग्राउंड या फील्ड्स में जाते हैं, ऑन ड्राई रिवर बेड्स, ऑन रेलवे ट्रैक, नियर फील्ड्स एंड मेनी टाइम्स डायरेक्टली इन वाटर। ये वाटर में या फिर फील्ड्स में या फिर रेलवे ट्रैक पर लोग डिफेक्ट करने जाते हैं। उससे क्या है, कई बार बहुत सारे एक्सीडेंट तो होते ही हैं एंड पॉल्यूशन भी होता है। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज अ हेल्थ हज़ार्ड, एंड जो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा है दैट मीन्स कि डिकम्पोज होने के पहले, तो वो क्या है, हार्मफुल है। इट मे कॉज वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। उससे क्या क्या हो सकता है, वाटर पोल्यूट हो सकता है एंड सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड, एंड पॉल्यूशन क्या है, दोनों का होता है, सॉइल का भी ग्राउंड वाटर का भी होता है एंड जो सरफेस वाटर है वो भी पोल्यूट होता है। ग्राउंड वाटर इज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेल्स, ट्यूबवेल्स, स्प्रिंग एंड मेनी रिवर्स एज यू लर्नड इन चैप्टर 16। तो ग्राउंड वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वही यूज़ हो रहा है। जो वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, उनमें ड्रिंकिंग ग्राउंड वाटर यूज़ होता है। स्प्रिंग्स जो होते हैं, वाटर स्प्रिंग है, एंड रिवर्स हैं, वहाँ पर भी क्या है, ग्राउंड वाटर ही आ रहा है। Thus, it become the most common route for waterborne disease. इसीलिए अगर ग्राउंड वाटर ही पॉल्यूट रहेगा तो क्या है, उसमें सबसे पहले डिसीज़ होंगी, एंड वो जिसके भी कांटेक्ट में आएगा तो डिसीज़ क्या है, इंक्रीज होती जाएंगी। Thus it becomes the most common route for waterborne disease. तो waterborne disease बहुत कॉमन हो जाती है इस कंडीशन में। They include cholera, typhoid, polio, meningitis, hepatitis and dysentery. ये जो डिसीज़ है वो क्या क्या इंक्लूडेड है उनमें, कोलेरा है जो कि विब्रियो कोलेरा से होता है, टाइफाइड साल्मोनेला पैराटाइफी से होता है, ये क्या है, बैक्टीरियल डिसीज। देन उसके बाद पोलियो, मेनिंजाइटिस एंड हेपेटाइटिस क्या है, वायरस से होने वाली डिसीज़ है, एंड डायसेंट्री क्या है, प्रोटोजोआ से डिसीज़ हो रही है। फाइन। यहाँ पर हमने देखा कि सैनिटेशन एंड डिसीज़ का आपस में कैसे रिलेशन है। सैनिटेशन प्रेजेंट है तो डिसीज़ एब्सेंट रहेगा, एंड इन केस अगर सैनिटेशन एब्सेंट हो गया तो क्या हो जाती है, वहाँ पर डिसीज़ प्रेजेंट हो जाती है। अभी बूझो कुछ बोल रहा है। बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ सीवेज इज डिस्पोज्ड ऑफ इन एन एरोप्लेन। बूझो का ये क्वेश्चन है, आपके माइंड में भी काफ़ी बार आया होगा एंड इनकेस आपने सर्च भी किया होगा कि एरोप्लेन्स जो होते हैं उनमें वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जाता है। ये आपके लिए भी क्वेश्चन है, इसका आंसर फाइंड आउट करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसे एरोप्लेन में वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, बट आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके इसको सर्च करना है। नेक्स्ट टॉपिक है अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल के और क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। टू इम्प्रूव सैनिटेशन, लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम आर बीइंग एनकरेज। सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी ऐसे बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट ना बनाकर स्मॉल या फिर लो कॉस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी आजकल बनाए जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स आर सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट्स, कंपोस्टिंग पेट्स। तो उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं जो स्मॉल स्केल पर बनाए जाते हैं। सेप्टिक टैंक्स है जो कि कॉलोनी या फिर कुछ एक बिल्डिंग है, 2-3 हाउसेस इस टाइप से बनाया जाता है। केमिकल टॉयलेट्स हैं या फिर कंपोस्टिंग पेट्स हैं। ये हम देखते हैं इनके बारे में कि क्या क्या होता है। सेप्टिक टैंक आर सुटेबल फॉर प्लेसेस वेयर देयर इज नो सीवरेज सिस्टम। सेप्टिक टैंक्स कहाँ पर बनाए जाते हैं, जहाँ पर सीवरेज सिस्टम नहीं होता। फॉर हॉस्पिटल्स, आइसोलेटेड बिल्डिंग्स और अ क्लस्टर ऑफ 4 to 5 हाउसेज। तो अगर 4-5 हाउसेज हैं या फिर हॉस्पिटल्स हैं या फिर कोई बिल्डिंग है, वहाँ पर जनरली सेप्टिक टैंक बनाए जाते हैं, बिकॉज ट्रीटमेंट प्लांट का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। उतना लार्ज स्केल पे जो भी इकोनॉमिकली नहीं एफर्ट कर सकता है, वो क्या है, वहाँ पर सेप्टिक टैंक का कंस्ट्रक्शन होता है। Some organization offer hygienic on-site human waste disposal technology। कुछ organizations ऐसे हैं जो आजकल नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल के लिए। These toilets do not require scavenging। उन टॉयलेट्स में क्या होता है, स्केवेंजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहाँ पर केमिकल की हेल्प से ही डायरेक्टली उसको क्लीन कर दिया जाता है, एंड वहाँ पर
माइक्रोब्स या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होती। एक्सक्रीटा फ्रॉम टॉयलेट सीट्स फ्लो थ्रू कवर्ड ड्रेन्स इनटू अ बायोगैस प्लांट। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो टॉयलेट सीट्स है ना, वहाँ से ही ह्यूमन एक्सक्रीटा को एक बायोगैस प्लांट तक ले जाया जाता है। तो बायोगैस प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड वो डिकम्पोज होने के बाद बायोगैस प्रोड्यूस करती है, एंड वो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पे केमिकल टॉयलेट्स एंड कंपोस्टिंग पिट के एग्जाम्पल भी दिए हुए थे। सो वो क्या होता है, कंपोस्टिंग पिट्स में ना ग्राउंड पे पिट्स बना दिए जाते हैं, डिग कर दिया जाता है होल्स, या फिर थोड़ा बड़ी साइज में पिट्स जो है उनको बना के वहाँ पर ये जो वेस्ट है उसको डंप करते हैं, एंड देन अगेन सॉइल से कवर कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, वो कुछ टाइम में डिकम्पोज होके एज अ मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। देन केमिकल टॉयलेट्स जो हैं आजकल बनाए जाते हैं, जहाँ पर ये जो ह्यूमन वेस्ट है उसको केमिकल की हेल्प से ट्रीट किया जाता है, वो डायरेक्टली ही क्लीन हो जाता है जिससे। तो इस टाइप की जो स्मॉल स्केल अरेंजमेंट्स हैं ये भी किए जाते हैं जिससे कि प्रॉपर सैनिटेशन रहे। नेक्स्ट टॉपिक है सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेस। तो पब्लिक प्लेस पे सैनिटेशन को कैसे मेंटेन किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर तो क्या है, बहुत क्राउड आता है, सो अनहाइजीनिक कंडीशन अराइज होती है। तो वहाँ पर कैसे सैनिटेशन होता है, इन अवर कंट्री फेयर्स आर ऑर्गेनाइज पीरियडिकली। तो हमारे कंट्री में क्या है ना, ऐसे टाइम टू टाइम फेयर्स लगते रहते हैं, कुंभ का मेला है फॉर एग्जाम्पल, या फिर और भी दूसरे फेयर्स जो होते हैं वो लगते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन देम, एंड उन फेयर्स में क्या होता है, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इन द सेम वे रेलवे स्टेशन, बस डिपोट, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स आर वेरी बिजी प्लेसेस। तो इवन अगर हम इन फेयर की बात ना भी करें तो भी रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट्स पे या फिर बस स्टॉप्स जो होते हैं यहाँ पर बहुत रश होता है, बहुत भीड़ होती है। थाउजेंड ऑफ पीपल विजिट दैम डेली, मतलब ये जो प्लेसेस है ना यहाँ पर डेली बेसिस पर ही थाउजेंड्स ऑफ लोग विजिट करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड हेयर। सो अब इतने सारे लोग जाते हैं तो वेस्ट भी जनरेट होता है। इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, अदरवाइज एपिडेमिक कुड ब्रेक आउट। सो इस कंडीशन में क्या होता है ना, अगर प्रॉपरली उसको डिस्पोज नहीं किया जाएगा, जो वेस्ट है वो हार्मफुल होगा ना, तो उससे एपिडेमिक भी हो सकती है। एपिडेमिक का मतलब अगर कोई एक डिसीज़ एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों को हो रही है ना, देन वो कंडीशन क्या होती है, एपिडेमिक। द government has laid down certain standard of sanitation, but unfortunately they are not strictly enforced. सो गवर्नमेंट क्या है, बहुत सारे स्टैंडर्ड सेटअप करती है, बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट करती है, बट क्या है ना, लोग उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, सिटीजन्स जो हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई क्या है, वो और ज़्यादा बेकार कंडीशन हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उनको सिंसियरली फॉलो करना है, नहीं फॉलो करते हैं तो वो बुरा किसका होता है ना, हमारे ही हो रहा है। अगर अनहाइजीनिक कंडीशन रहेगी तो उसमें डिसीज़ किसको होगी, आपको ही होगी। दैट इज़ वाई एक्टिव सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है। However, all of us can contribute in maintaining sanitation at public places. तो public places से that means कि हमारे लिए ही है वो places। तो क्या है ना, इवन सिंगल एफर्ट जो है ना उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सारे मिलके काम करेंगे ना वहाँ पर, दैट मीन्स कि अगर आप सब मिलके ही क्लीन करोगे तो वो प्रॉपर सैनिटेशन रहेगा वहाँ पे। वी शुड नॉट स्कैटर लिटर एनीवेयर। तो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम कि जो लिटर और वेस्ट है उसको इधर उधर ना डंप किया जाए। इफ देयर इज नो डस्टबिन इन साइड वी शुड कैरी द लिटर होम एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। इनकेस अगर वहाँ पर डस्टबिन नहीं है तो जो वेस्ट रैपर्स हैं, कई बार चिप्स खाते हो आप, चॉकलेट्स खाते हो, पार्क में गए हो वहीं पर डंप कर देते हो, वहीं पर फेंक देते हो। बट अगर वहाँ पर डस्टबिन नहीं है तो उसको लेके घर आओ एंड घर के डस्टबिन में डाल दो। इनकेस आपको कहीं रोड पर डस्टबिन दिख जाए तो उस पर डालना है, बट गलती से भी ऐसे ग्राउंड पे या फिर ओपन एरिया में वेस्ट जो है या गार्बेज को डिस्पोज नहीं करना। अब कंक्लूजन क्या है, वेस्ट वाटर की स्टोरी तो पढ़ ली कि कैसे वेस्ट वाटर कहाँ कहाँ से आ रहा है, उसके बाद कैसे उसको लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल पे ट्रीट किया जाता है, देन सैनिटेशन कैसे मेंटेन करते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं ह्यूमन वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। तो ये सारा हमने पढ़ा। अब कंक्लूजन देखते हैं। वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। सो
हर एक इंडिविजुअल का रोल है ये कि अपने इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन और हेल्दी रखना है। यू मस्ट रियलाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेंटेनिंग द वाटर सोर्सेज इन अ हेल्दी स्टेट। सो अभी क्या है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बहुत ज़रूरी है। इवन आप छोटे हो या बड़े हो, मतलब इट डजेंट मैटर कि आपकी एज क्या है, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सराउंडिंग को क्लीन रखना। क्लीन रखने से क्या होगा, हमारे लिए सेफ रहेगी। तो वाटर को हेल्दी स्टेट में मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सारे लोगों का है। अडॉप्टिंग गुड सैनिटेशन प्रैक्टिस शुड बी आवर वे ऑफ लाइफ। एंड ये कैसे हो सकता है, जो अगर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल, एक प्रॉपर सैनिटेशन या गुड हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए टॉयलेट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर टॉयलेट्स होते हैं तो कोई भी क्या है, फील्ड्स में नहीं जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, पॉल्यूशन नहीं होता है, तो प्रॉपर सैनिटेशन रहेगा, डिसीजेज नहीं होंगी। एज एन एजेंट ऑफ चेंज योर इंडिविजुअल इनिशिएटिव विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस। सो अगर आपके माइंड में ये आता है कि एक इंडिविजुअल से क्या होगा, मतलब अगर आप अकेले कर रहे हो कोई चीज़ एंड आपके फ्रेंड्स नहीं एग्री करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे भी क्या है ना कुछ चेंज तो एटलीस्ट आएगा। आपको देख के लोग अवेयर हो जाएंगे, वो करना स्टार्ट कर देंगे। इन्फ्लुएंस अदर विथ योर एनर्जी, आइडियाज एंड ऑप्टिमिज्म। कैसे कर सकते हो आप ये, इंडिविजुअल एफर्ट्स ही कैसे काम के आएंगे। आप जब भी काम कर रहे हो इस टाइप से कुछ भी अवेयरनेस क्रिएट करो, या फिर इतना एनर्जेटिकली करो कि दूसरे लोग जो भी हैं सराउंडिंग में आपके फ्रेंड्स हैं, वो फॉर बेटर इन्फ्लुएंस हो एंड वो भी आके उस वर्क में इन्वॉल्व हो जाए। लॉट कैन बी डन इफ पीपल वर्क टुगेदर। क्योंकि जब पूरी टीम के साथ काम करेंगे तो वो तो ऑब्वियसली बहुत इजीली होगा। देयर इज़ अ ग्रेट पावर इन कलेक्टिव एक्शन। एंड ये क्या है, कलेक्टिव एक्शन में पावर है। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना, सारे चैप्टर्स पढ़ना रिजल्ट के लिए कितना अच्छा होता है। वैसे ही अगर ज़्यादा लोग मिलके काम करोगे, टीम वर्क करोगे, सो अपनी सोसाइटी को आप क्लीन एंड हाइजीनिक रख सकते हो। तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है वेस्ट वाटर स्टोरी। गांधी जी की एक सेइंग है, वो क्या है, नो वन नीड टू वेट फॉर एनीवन एल्स टू अडॉप्ट अ ह्यूमन एंड एनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो किसी का भी वेट नहीं करना चाहिए कि कोई अच्छा काम स्टार्ट करना है ना, तो उसके लिए किसी का वेट नहीं करना है। जैसे बुरा काम करने के लिए वेट नहीं करते हो ना, सो वैसे ही अगर आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो उसके लिए किसी का भी वेट नहीं करना है। वो पर्टिकुलर ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ह्यूमन में ही इतना सेंस ऑफ नॉलेज होना चाहिए जिससे आप जो सोसाइटी के लिए अवेयरनेस क्रिएट करो, या फिर आप ही जाकर वो काम स्टार्ट करो। सो अब हम देखेंगे क्या इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि क्या था, वेस्ट वाटर स्टोरी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, fill in the blank, that is cleaning of water is a process of removing contaminants। तो cleaning of water क्यों किया जा रहा है, क्या रिमूव करने के लिए, जो वाटर में contaminants प्रेजेंट हैं उसे रिमूव करने के लिए वाटर क्लीनिंग की जाती है। सेकेंड वन इज वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउसेस इज कॉल्ड, जो वेस्ट वाटर रिलीज होता है हाउसेस से वो क्या है, सीवेज है। थर्ड वन इज ड्राइड ब्लैंक इज यूज्ड एज मैन्योर। सो मैन्योर की तरह क्या यूज होता है, जो ड्राई हुआ डंग है ना, ह्यूमन वेस्ट है या एनिमल वेस्ट है, वो एज अ मैन्योर यूज होता है। तो यहाँ पर आ गया क्या, डंग। फोर्थ वन इज ड्रेन्स गेट ब्लॉक्ड बाय प्लास्टिक एंड स्लज। तो ड्रेन्स कैसे ब्लॉक हो जाती हैं, प्लास्टिक अगर है या फिर स्लज जो होता है ना, सॉलिड वेस्ट है, उससे ड्रेन्स ब्लॉक हो जाती हैं, वहाँ से वाटर पास नहीं हो पाता। सेकेंड क्वेश्चन है अब, व्हाट इज सीवेज, एक्सप्लेन व्हाई इट इज हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स और सीज। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या है कि सीवेज क्या है, एंड सीवेज जो भी है तो उसको रिवर में अनट्रीटेड डिस्चार्ज करने से क्या बेकार इफेक्ट हो सकते हैं, क्यों हार्मफुल है। तो सीवेज क्या है, सिंपली वेस्ट वाटर है। कहाँ से रिलीज हो रहा है, होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड अदर यूजर्स। उसके अलावा जो रेन वाटर रूफटॉप या फिर रोड से फ्लो होके आता है वो भी किस कैटेगरी में आता है, सीवेज की कैटेगरी में आता है। फाइन। सो ये तो यहाँ पर हमने बता दी सीवेज की डेफिनेशन। अब ये अनट्रीटेड वाटर में इसको डंप करेंगे तो उससे क्या होगा, तो जो सीवेज में न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उस न्यूट्रिएंट्स में एल्गी बहुत इजीली ग्रो होने लगती है।
एल्गी इजीली ग्रो होगी तो वो वाटर में जो ऑक्सीजन है उसे कंज्यूम करती है, बिकॉज उसको रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, बट सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। सो एल्गी जब वो ऑक्सीजन कंटेंट ले लेगी ना, तो काफ़ी सारे एक्वाटिक एनिमल्स और जो यूजफुल प्लांट्स हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई में प्रॉब्लम होगी। सो इस वजह से क्या होगा, एक्वाटिक लाइफ जो है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। दैट इज़ वाई जो सीवेज है उसको अनट्रीटेड डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। एंड इसके अलावा एल्गी ग्रोथ के अलावा और भी क्या रीज़न है कि वाटर पॉल्यूट हो जाता है। वाटर पॉल्यूट होगा एंड ह्यूमंस उस वाटर को पिएंगे अगर, तो वो क्या होंगे, डिसीज्ड। फाइन, दैट इज़ वाई सीवेज को डिस्चार्ज नहीं करते अनट्रीटेड, उसको ट्रीट करने के बाद ही डिस्चार्ज करते हैं। Why should oil and fats be not released in drains? Explain. So अभी सीवेज को क्यों नहीं डिस्पोज करना, अब यहाँ पर आ गया क्या कि ड्रेन्स में ऑयल एंड फैट्स को क्यों नहीं डिस्पोज करते। सो ऑयल एंड फैट क्या करते हैं, जो ड्रेन के पाइप्स होते हैं ना उसको हार्ड कर देते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं कई बार। एंड ये जो वाटर है, ड्रेन का वाटर किसी भी वाटर बॉडी में जाता है ना, उससे क्या होगा, वाटर में डिजॉल्व तो होगा नहीं फैट, तो ये वाटर की ही अपर लेयर पे रहेगा। अपर लेयर पे रहने से क्या होगा, उसको क्लॉग कर देगा। एंड क्लॉग करने से क्या होगा फिर, तो जो अंदर एयर है उसका कॉन्टैक्ट नहीं पहुंचेगा, अंदर तक जो एयर है ना वो नहीं पहुंचेगी, जिससे कि एक्वाटिक लाइफ इफेक्ट होगी। एंड इन केस अगर ड्रेन्स हैं तो ड्रेन्स में क्या होगा, जो माइक्रोब्स हैं उसको एयर नहीं मिलेगी, तो एरोबिक बैक्टीरिया की जो है ग्रोथ अफेक्ट होगी। एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ अफेक्ट होने से क्या हो जाएगा कि वो वाटर क्लीन नहीं रहेगा। सो इसीलिए ऑयल्स एंड फैट्स को सिंपली हम ड्रेन्स में नहीं रिलीज करना। फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम वेस्ट वाटर। सो वेस्ट वाटर से क्लैरिफाइड वाटर आने तक के लिए क्या स्टेप्स फॉलो होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। सो सबसे पहले तो प्रोसेस जो इन्वॉल्व है वो फिजिकल भी है, केमिकल भी है एंड बायोलॉजिकल भी है। अब स्टेप्स देखते हैं हम। फर्स्ट स्टेप में क्या है, बार स्क्रीन का यूज करके सॉलिड वेस्ट का रिमूव किया था, जैसे कि क्या, रैग, स्टिक, प्लास्टिक कैंस, पैकेट्स, नैपकिन्स, ये सारी चीज़ें रिमूव होती हैं। देन उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या फॉलो की जाती है, सेकेंड स्टेप में जो सेंट और ग्रिट है उसको रिमूव किया जाता है। एंड इसके लिए टैंक्स में वाटर को स्लोली पास करते हैं। थर्ड स्टेप आती है क्या, जहाँ वाटर में से जो सॉलिड वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, वो रिमूव करते हैं। सॉलिड वेस्ट एंड ह्यूमन वेस्ट कैसे रिमूव होता है, टैंक्स में वाटर को डाल दिया जाता है एंड उसमें जो सॉलिड वेस्ट है वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है। फाइन, एंड वो जो डिपॉजिटेड वेस्ट है उसे क्या बोलते हैं, स्लज, जो कि स्क्रैपर की हेल्प से रिमूव किया जा सकता है। एंड ये स्लज जो है उसको सेपरेट टैंक में डाल के एनारोबिक बैक्टीरिया इसको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, जो क्लैरिफाइड वाटर है उसमें एरेशन किया जाता है, एयर की एंट्री होती है। एयर की एंट्री होने से क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। एरोबिक बैक्टीरिया जो वेस्ट है उसको कंज्यूम कर लेते हैं। देन इस वाटर को अगर फिर भी क्लैरिफाई नहीं हुआ है तो क्लोरीन या ओजोन से ट्रीट किया जाता है, जो कि केमिकल ट्रीटमेंट है। एंड देन वाटर में डिस्चार्ज कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी स्टेप्स हैं, इनको आप अगर स्टेप 1 2 3 4 5 ऐसे स्टेप्स लिखोगे ना तो बहुत सिंपल है। एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में आंसर तो आपको लिखना ही है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज स्लज, एक्सप्लेन हाउ इट इज ट्रीटेड। सो हमने यहाँ पर अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा ना कि स्लज कैसे ट्रीट होता है। स्लज क्या है, जो सॉलिड वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, सेटल डाउन हो रहा है वाटर में, वो क्या है, स्लज है। सो इसको स्क्रैपर से रिमूव करने के बाद क्या करते हैं, इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं एंड एनारोबिक बैक्टीरिया उसको बायो मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। बट स्टिल उसमें क्या होता है, 97% वाटर प्रेजेंट होता है। जो स्लज है ना उसमें से क्या होता है ना कि फिर भी वाटर तो है ही, इसीलिए उसको क्या किया जाता है, ड्रायर पे वाटर रिमूव कर देते हैं, जिससे कि प्योर मैन्योर फिर वहाँ पर बचता है। देन स्लज में ना एक और ट्रीटमेंट में क्या पढ़ा है हमने कि उसको बायोगैस भी वहाँ से जनरेट की जा सकती है, कि स्लज जो है उसको बायोगैस प्लांट तक पहुँचाया जाए एंड वहाँ से बायोगैस जनरेट होती है। एंड बायोगैस क्या है, एनर्जी का रिसोर्स है। तो स्लज के ट्रीट करने के और भी मेथड्स जो हैं वो आप यहाँ पर फिर लिख सकते हो। क्वेश्चन 6 है
अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज अ हेल्थ हजार्ड एक्सप्लेन। तो अगर ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो वो क्या है, हेल्थ हजार्ड है। हेल्थ हजार्ड मतलब हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है? क्योंकि ह्यूमन इंटेस्टाइन में बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं। अभी वो बैक्टीरिया कई बार यूजफुल भी होते हैं, कई बार हार्मफुल भी होते हैं। यूजफुल है उस कंडीशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हार्मफुल है तो वो हार्मफुल बैक्टीरिया जब बॉडी से डिस्चार्ज होंगे ना तो क्या होता है, वो सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। सॉइल पॉल्यूट होती है एंड वाटर भी पॉल्यूट होता है। अब वो सॉइल एंड पॉल्यूटेड वाटर जो है उसमें अगर कोई क्रॉप लगाई जाएगी तो वो क्रॉप भी अफेक्ट होती है एंड जो वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो भी पॉल्यूट होता है, जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ डिसीजेज हो सकती हैं। क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो रिवर्स, स्ट्रीम्स, ट्यूब बेल्स हर एक जगह जा रहा है। फाइन। सो क्या है यहाँ पर कि ह्यूमन एक्सक्रीटा को ऐसे बिना ट्रीट किए हुए उसे भी डंप नहीं करना चाहिए। देन नेक्स्ट है नेम 2 केमिकल्स यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर। वाटर डिसइंफेक्शन के लिए कौन से 2 केमिकल यूज करते हैं? ओजोन एंड क्लोरीन। बहुत सिंपल सा आंसर है ये तो। देन 8th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। बार स्क्रीन क्या है? फर्स्ट स्टेप है जहां पर वाटर से इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। कौन सी इम्प्योरिटीज रिमूव होती हैं? यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि स्टिक, कैन, प्लास्टिक, नैपकिन, ये सब यहाँ पर रिमूव होता है। एंड ये क्या, एक बड़ी सी स्क्रीन होती है जिसमें ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ के अटैच हो जाते हैं एंड वाटर पास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड डिसीज। तो सैनिटेशन एंड डिसीज के बीच में क्या रिलेशन है वो बताना है। सैनिटेशन क्या है? जो पब्लिक हेल्थ कंडीशन है ना वो क्या हो गई, सैनिटेशन है। तो अगर डिसीज फ्री रहना है तो सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है। अब डिसीज फ्री रहने के लिए क्या ज़रूरी है? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ज़रूरी है। वेस्ट जो डिस्पोजल है उसको प्रॉपर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा, डिसीजेज नहीं होंगी। डिसीजेज कब होंगी? जब सैनिटेशन को मेंटेन नहीं किया जाएगा। सैनिटेशन मेंटेन नहीं होगा तो उससे क्या हो जाएगा, वाटर डर्टी होगा, वाटर गंदा होगा तो वहाँ पर मस्कीटोज एंड फ्लाइज ग्रो करने लगेंगे। मस्कीटोज एंड फ्लाइज क्या करते हैं, डिसीज को कैरी करते हैं। उसके अलावा सैनिटेशन कैसे अफेक्ट होता है, अगर सीवेज का डिस्पोजल इम्प्रॉपर होगा उस कंडीशन में भी सैनिटेशन अफेक्ट होगा एंड क्या होगा, वाटर बॉर्न डिसीज होंगी। दैट इज वाई सैनिटेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। जो पैथोजेंस है ना उसको रेस्क्यू करने के लिए, मतलब पैथोजेंस क्या है, जो डिसीज कॉज कर रहे हैं, उनसे बचने के लिए सैनिटेशन इम्पॉर्टेंट है। So next question is outline your role as an active citizen in relation to sanitation. So as an active citizen आप sanitation में क्या important role play कर सकते हो, तो वो आपको यहाँ पर explain करना है and better in your own words, मतलब इसको आप अपने own words में लिखोगे ना तो ज़्यादा better है। Still मैं explain करती हूँ इसको। So अगर आप एक active and aware citizen हो ना तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो। वो कैसे कि अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए आप अपने आप से एक इनिशिएटिव लो। कुछ मेथड्स हैं या फिर टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अगर डेवलप कर सकते हैं, आइडियाज़ हैं कि कैसे और क्लीन किया जा सकता है, लोगों को अवेयर कर सकते हो अपने सराउंडिंग में, सोसाइटी में। जिससे क्या होगा ना, सैनिटेशन हमने लास्ट आंसर में भी देखा कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर सैनिटेशन नहीं होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएंगी, डिसीजेज हो जाती हैं। दैट इज़ वाई सैनिटेशन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए क्या है, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल ज़रूरी है। इसके लिए आप क्या है, गवर्नमेंट एंड म्यूनसिपैलिटीज़ में जाके उनको आइडियाज़ दे सकते हो कि कैसे और आपकी सोसाइटी को क्लीन रखने के लिए इनिशिएटिव्स लिए जाएं। देन आपके नेबर्स में अगर कोई सोसाइटी को गंदा करता है, वहाँ पर गार्बेज जो है वो रोड पे ही डंप करता है, उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हो एंड अवेयर कर सकते हो। फाइन। पोस्टर्स के थ्रू आप पोस्टर्स बना के लगा सकते हो बाहर गेट के कि क्लीनलीनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है, सैनिटेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो इस टाइप से एक एक्टिव सिटीजन जो है वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है एंड साइड बाय साइड आप अपने आप से भी अपनी एनर्जी से लोगों को अवेयर कर सकते हो कि सैनिटेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, हेयर इज़ अ क्रॉसवर्ड पजल, गुड लक। तो ये जो क्रॉसवर्ड पजल है ये आप फिल करोगे। यहाँ पर कुछ हिंट्स दिए हुए हैं। जैसे अक्रॉस में देखते हैं हम, अक्रॉस दैट मीन्स कि ये नंबर डला हुआ है ना 3, देन 4, उसके बाद 6
एंड 8। सो हम यहाँ पर वर्ड्स काउंट कर लेते हैं कि ये जो वर्ड है उसमें कितने लेटर्स आने वाले हैं, उस अकॉर्डिंग हम ये जो हिंट्स का यूज़ करके इसको फिल अप करेंगे। तो फर्स्ट वन इज लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट। लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट हमने चैप्टर में क्या पढ़ा हुआ है, क्या है, सीवेज, एंड सीवेज क्या है, 6 लेटर वर्ड है। यहाँ पर फिलअप इजीली हो सकता है SEWAGE। तो मैं आपको सिर्फ हिंट्स के आंसर दे रही हूँ, इसको फिलअप आप यहाँ पर करना। सेकेंड है जो सॉलिड वेस्ट एक्सट्रैक्टेड इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट के टाइम पे जो सॉलिड वेस्ट एक्सट्रैक्ट होता है वो क्या है, स्लज। नेक्स्ट है अ वर्ड रिलेटेड टू हाइजीन। हाइजीन से रिलेटेड वर्ड क्या है, सैनिटेशन, दैट इज टू इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या है, सैनिटेशन। नेक्स्ट इज वेस्ट मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। सो ह्यूमन बॉडी से जो वेस्ट डिस्चार्ज है वो क्या है, एक्सक्रीटा। फाइन। देन अभी जो डाउन है 1, 2, 5 एंड 7 इनको फिल करते हैं। यूज्ड वाटर जो है वो सिंपली क्या हो गया, वेस्ट वाटर, जो चैप्टर का टाइटल है। देन अ पाइप कैरिंग सीवेज। तो सीवेज कैरिंग जो पाइप्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सीवर्स बोलते हैं। एंड कंप्लीट जो पूरा नेटवर्क होता है सीवर्स का उसे बोला जाता है सीवरेज। देन नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉजेज कॉलेरा। तो कॉलेरा किससे होता है, कौन सा वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया। एंड इन केस ये पूछा होता है कि विच बैक्टीरिया कॉजेज कॉलेरा, तो क्या आ जाता है यहाँ पर आंसर, विब्रियो कॉलेरा। बट यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछा हुआ है, दैट इज वाई हमने क्या फिलअप कर रहे हैं यहाँ पर, बैक्टीरिया। देन नेक्स्ट इज अ केमिकल टू डिसइंफेक्ट वाटर। वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए 2 केमिकल्स पढ़े ना हमने, क्लोरीन एंड ओजोन। बट यहाँ पर 7 कॉलम में देखो 5 लेटर वर्ड आएगा, तो क्लोरीन तो 5 लेटर वर्ड नहीं है, दैट इज वाई यहाँ पर क्या आ रहा है, ओजोन, OZONE। सो ये यहाँ पर आपके आंसर्स हैं जिसे आप यहाँ पर फिल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ओजोन के बारे में वो पढ़ते हैं हम। इट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ओजोन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ब्रीदिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। सो ऐसा है क्या, नहीं, हमारे लिए तो क्या एसेंशियल है, ऑक्सीजन। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का दूसरा फॉर्म है। सेकेंड पॉइंट है इट इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। सो ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना चैप्टर में भी एंड जस्ट यहाँ पर ही देखा है कि केमिकल वाटर जो डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होता है वो कौन सा केमिकल है, ओजोन। तो ये क्या हो गया, करेक्ट। थर्ड वन इज इट अब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज। तो जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना वो कौन एब्जॉर्ब करता है, ओजोन। तो अर्थ पे एक ओजोन लेयर भी है जो कि हायर टेम्परेचर एंड बहुत सारे कंसिक्वेंसेस की वजह से डिप्लीट हो रही है, थिन हो रही है। तो ओजोन लेयर का फंक्शन क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज अब्जॉर्ब करना। तो ये सी पॉइंट भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है इट्स प्रोपोर्शन इन एयर इज अबाउट 3%। सो ये जो इसका प्रोपोर्शन एयर में 3% ये गलत है, ये काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। दैट इज वाई यहाँ पर आंसर में क्या बताना है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से थे, बी एंड सी। आंसर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा जहाँ पर ऑप्शन से बी एंड सी आर करेक्ट। सो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमारा साइंस का लास्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर एंड अर्लियर चैप्टर्स भी समझ में आए होंगे। एंड इन केस कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू एंड स्टडी वेल।